बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 19 मुलाहिज़ा फरमाएं। बेनी से लघु डार तक सड़क के दाएं बाएं ताहद्दे निगाह लहलहाती हुई फसलें नजर आ रही थी। चारों तरफ देखते हुए तारक बड़ा मुतमईन नजर आ रहा था। वो आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहा था। यहाँ उसके लिए कोई खौफ नहीं था। श्रीनगर तक पहुंचने के लिए उसके सामने दो रास्ते थे। एक तो ये कि रावलपिंडी से होते हुए आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद पहुंचते और वहां से शाहकोट और वुल्लर बैराज की तरफ से होकर श्रीनगर का रुख करते, लेकिन इस तरह बहुत तवील चक्कर काटना पड़ता और उसमें कई दिन लग जाते। दूसरा रास्ता सियालकोट का था, वहां से वो जम्मू की तरफ निकल सकते थे और तारक ने उसी रास्ते को तरजीह दी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मालूम हुआ कि 3 बजे से पहले सियालकोट के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। वो लोग रेलवे स्टेशन के ऐन सामने गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के अड्डे पर पहुंच गए, जहां से 15 मिनट बाद उन्हें सियालकोट के लिए बस मिल गई। चौधरी बरकत ने उन्हें बड़ी गर्मजोशी से रुखसत किया था। सियालकोट में वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुके। उसी शाम वो एक सरहदी गांव पहुंच गए। रात के पिछले पैर वो सरहद उबूर करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गए। सरहद से चंद मील के फासले पर रणबीरपुरा नामी कस्बा था। उन्होंने कस्बे में दाखिल होने की कोशिश नहीं की। आबादी से तकरीबन 1 मील के फासले पर किसी पुराने मंदिर के खंडर थे। वो रात भर उसी खंडर में बैठे रहे। आखिरी पैर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। नीलम बुरी तरह कांप रही थी। तारिक ने अगरचे अपना कोट भी उसे पहना दिया, मगर उसके बावजूद वो ठिठरती रही। सुबह जब धूप फैलना शुरू हुई तो उनकी जान में जान आई। ये सारा इलाका सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल था, जो दूसरी तरफ हिमालय के सबसे छोटे सिलसिला कोह शिवालिक रेंज से जा मिलता था। धूप अच्छी तरह फैलने के बाद वो खंडर से निकले और ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए कस्बे में दाखिल हो गए। एक हलवाई की छोटी सी दुकान से इन्होंने कचौरी वगैरह से नाश्ता किया और बसों के अड्डे पर पहुंच गए। यहाँ आधे घंटे बाद इन्हें जम्मू जाने वाली बस मिल गई। जम्मू की ज्यादा आबादी डोगरों और हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। सिख और मुसलमान भी आबाद थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। 19वीं सदी के अवाइल में यहाँ डोगरा महाराजा गुलाब सिंह हुक्मरान था। उसने चंद हजार रुपयों के एवज कश्मीर का सौदा किया था। इस सौदे के साथ ही वादी में बसने वाले मुसलमानों की किस्मत पर बदकिस्मती की मोहर लग गई। कश्मीर की तारीख में गुलाब सिंह के बाद जो नाम नुमाया तौर पर नजर आता है वो महाराजा हरी सिंह का है। सन 1947 में जब बरे सगीर की तकसीम अमल में आई तो उसका बुनियादी फार्मूला ये था कि मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल कर दिए जाएं। इस बुनियादी फार्मूले के तहत कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, क्योंकि कश्मीर मजहबी, लिसानी और सकाफती लिहाज से पाकिस्तान ही का हिस्सा है। लेकिन उस वक्त के कश्मीरी हुक्मरान महाराजा हरी सिंह ने तकसीम इनके फार्मूले और सियासत के मुसलमानों की ख्वाहिशात के बरक्स कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक कर दिया। लेकिन इस इल्हाक को कश्मीरी मुसलमानों ने तस्लीम नहीं किया और महाराजा हरी सिंह के खिलाफ बगावत करके 33,000 मुरब्बा मील का इलाका आज़ाद करा लिया। कश्मीरी मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी जारी रही। कश्मीरी मुसलमानों की मुसलसल कामयाबियों से घबरा कर भारत ही मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 13 अगस्त 1948 और फिर 5 जनवरी 1949 को 2 करारदादें मंजूर की, जिनमें कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दिया गया और दोनों करारदादों में कश्मीरियों के हक़ खुददारियत को तस्लीम कर लिया गया। 5 जनवरी 1949 की करारदाद के जुज़ अलिफ में कहा गया कि रियासत जम्मू कश्मीर भारत या पाकिस्तान से इलाक़ा का मसला आज़ादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जमहूरी तरीके से तय पाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हमेशा ही से मसला कश्मीर की बुनियाद रही हैं, क्योंकि भारत पूरी दुनिया के सामने इन करारदादों को तस्लीम कर चुका है। इन करारदादों की वजह से कश्मीरियों की सियासी और अस्करी जिद्दोजहद को कोई भी मुल्क दहशतगर्दी करार नहीं दे सकता, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान अपने बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा हक के उसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मगर भारत के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कश्मीरी मुसलमान भारत के साथ बरसरे पैकार हैं और हजारों मुजाहिदीन मुसल्लह जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। कश्मीरी मुसलमानों में 1% अफराद भी ऐसे नहीं है जो भारत के हामी हों। इसलिए भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर कश्मीर में राय शुमारी हुई तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। यही वजह है कि भारत कश्मीरी मुसलमानों को हक़ खुददारियत देने को तैयार नहीं और ताकत के बलबूते पर इस खित्ते पर काबिज है। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर उनका है और एक न एक दिन भारत के चुंगल से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। भारत की एक पॉलिसी ये भी थी कि कश्मीर के मुसलमानों पर इस कदर जुल्म तोड़े जाएं कि वो अपने घर बार छोड़कर रियासत से भाग जाएं और उनकी जगह हिंदुओं को लाकर आबाद किया जाए, ताकि अगर कभी राय शुमारी कराई भी जाए तो हिंदुओं की अक्सरियत साबित हो जाए। यहाँ आबाद होने वाले हिंदुओं के लिए अगरचे बहुत सी मराहत का ऐलान किया गया था, लेकिन बहुत कम हिंदू खानदान यहाँ आबाद होने को तैयार हुए थे। इन हिंदुओं को भारतीय हुकूमत की तरफ से दीगर मराहत के अलावा असले से भी मुकम्मल तौर पर लैस किया जाता था। यूं तो पूरी वादी में मुसलमानों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन जम्मू में रहने वाले मुसलमान भारतीय सितम रेजियों का कुछ ज्यादा ही शिकार थे। तारिक 4.5 साल पहले जम्मू ही के रास्ते सलीम के साथ भारत किया था, लेकिन आज सूरत पहले से कहीं बदतर हो चुकी थी। मुसलमानों के कई घर उजड़ चुके थे। उन लोगों को या तो खत्म कर दिया गया या अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तानी सरहद की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया गया था।
तारक को शहराज बाबा और रूशा याद आ गई। वो रात उन्होंने जम्मू की नवाई बस्ती में वाक़ एक मुसलमान घर में गुजारी। यहाँ उन्होंने अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर किया था और ये बताया था कि वो आज ही बस के जरिए खटोर से आए थे। उनका ट्रंक बस की छत पर रखा हुआ था, लेकिन जब वो जम्मू के लारी अड्डे पर बस से उतरे तो ट्रंक गायब था। रात से उतरने वाला कोई मुसाफिर गलती से या जानबूझकर उनका ट्रंक ले गया था, जिसमें उनके सिर्फ कपड़े वगैरह ही थे। जम्मू में मुसलमान घरों की आमतौर पर तलाशी होती रहती है। पुलिस या भारतीय फौज किसी न किसी बहाने जबरदस्ती मुसलमानों के घरों में घुस जाते हैं, लेकिन गनीमत था कि उनकी रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे ही उधमपुर जाने वाली बस पर सवार हो गए। तारिक ने टिकट उधमपुर के लिए लिए, लेकिन जम्मू शहर से 11 मील का फासला होते ही जब बस छोटे से स्टॉप पर रुकी तो तारिक नीलम को साथ लेकर बस से उतर गया। इस बस स्टॉप से उधमपुर जाने वाले गोरखा किसान बस में सवार हुआ था। सड़क के किनारे एक छोटा सा होटल था जहाँ साहिबान के नीचे बांध की चारपाइयां बिछी हुई थी। ये एक हिंदू का होटल था जहाँ सिर्फ 2 आदमी बैठे हुए थे। सड़क के दोनों तरफ अंजीरों के बाग थे। दाईं तरफ एक कच्चा रास्ता नजर आ रहा था जो बाग से होता हुआ पहाड़ों की तरफ चला गया था। दूर पहाड़ों पर चिनार के ऊंचे दरख्तों की कितार नजर आ रही थी। बस चले जाने के बाद तारिक और नीलम चंद मिनट वहां खड़े रहे। फिर तारिक ने नीलम का हाथ पकड़ा और सड़क अबूर करके इंजीरों के बाग में कच्चे रास्ते पर हो लिया। कहाँ जा रहे हो? तुमने टिकट तो उधमपुर के लिए थे, नीलम ने पूछा। शायद तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें शहराज बाबा के बारे में बताया था, तारिक ने जवाब दिया। दिल्ली से हमारी रवानगी से एक दिन पहले शहराज बाबा को ये इतला भिजवा दी गई थी कि हम रवाना हो रहे हैं। प्रोग्राम के मुताबिक हमें अगरचे सीधा श्रीनगर जाना था, मगर गड़बड़ की वजह से हमें रास्ता तब्दील करना पड़ा। शहराज बाबा को भी हमारे बारे में इतला मिल चुकी होगी, हमें उससे प्रोग्राम का पता चल जाएगा। तुमने शहराज बाबा की पोती के बारे में भी बताया था, क्या नाम था उसका? रूशा, तारिक ने कहा। बहुत बहादुर लड़की है, मैं उसकी जुरात और बेबाकी से बेहद मुतासर हुआ था। चलो इस बहाने मैं उससे भी मिल लूंगी, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो अंजीरों के बाग से निकलकर खुली जगह पर आ गए। आगे ऊंचे नीचे टीले और चट्टानें थी। धूप में चट्टानें तप रही थी। वो पसीने में शराबूर हो रहे थे। ऊंचे नीचे रास्तों पर नीलम होते हुए बुरी तरह हाँप रही थी। इन संगलाख चट्टानों पर कोई ऐसा दरख्त भी नजर नहीं आ रहा था जिसके साए में वो कुछ देर के लिए रुक जाते। कितनी दूर जाना है तारक? मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा, नीलम ने एक जगह रुक कर हाँपते हुए कहा। तकरीबन 1.5 कोस। उस चट्टान के पीछे शहराज बाबा की बस्ती है, तारिक ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा। चट्टान के नीले पत्थर धूप में चमक रहे थे। वो कुछ देर रुकने के बाद फिर चलने लगे। एक टीले पर से घूमकर तारिक रुक गया। उस जगह रास्ते के बाईं जानिब एक बहुत बड़ा गहरा खड़ नजर आ रहा था। तारिक उस खड़ की तरफ देख रहा था। यही वो खड़ था जहाँ उसने भारतीय फौजियों को जीप समेत जहन्नुम वासिल किया था। और फिर वो मंदिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। जीप पर सवार भारतीय फौजी उसकी तलाश में शहराज बाबा की बस्ती में आए थे। तारिक मवेशियों वाले कमरे में भूसे के ढेर में छुप गया था और जब रूशा की चीख सुनकर वो कमरे से बाहर निकला तो उसका खून खौल उठा। एक भारतीय फौजी रूशा को खींचकर अपने साथ लिपटाने की कोशिश में था और रूशा चीखते हुए उसके सीने पर घूंसे बरसा रही थी। तारिक न सिर्फ रूशा को भारतीय फौजियों की दस्तराजी से बचाया बल्कि उन्हीं के हथियारों से उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया था और फिर उनकी लाशें जीप में डालकर जीप को उस गहरे खड्ड में लुढ़का दिया था। रूशा का मासूम सभी वो मली चेहरा तारिक की निगाहों में घूम रहा था। रूशा के तस्वुर से वो अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। उसके सीने में गुदगुदी का एहसास फैलता चला गया। वो उस चट्टान के करीब पहुंच गए जिसके दूसरी तरफ नशेब में शहराज बाबा की छोटी सी बस्ती थी। चट्टान के ऊपर से घूमकर वो एक बार फिर रुक गया। दूसरी तरफ तहद्दे निगाह सब्जा फैला हुआ था। वादी के नशेब में दरख्तों के झुंड के करीब वो छोटी सी बस्ती थी, लेकिन उस बस्ती पर निगाह पड़ती उसका दिल उछल कर खल्क में आ गया। ये बस्ती सिर्फ चंद घरों पर मुश्तमिल थी और बेशतर मकान जले हुए नजर आ रहे थे, जबकि बाद मकानों की जगह मलबे के ढेर दिखाई दे रहे थे। नीलम, जल्दी चलो, वो बस्ती। वो जुमला मुकम्मल किए बगैर नीलम का हाथ पकड़कर नशेब की तरफ जाने वाली पगडंडी की तरफ दौड़ा। नीलम भी बस्ती के मकानों को देख चुकी थी, इसलिए उसे तारिक से मजीद कुछ पूछने की जरूरत पेश नहीं आई। वो तारिक के साथ दौड़ती रही। कई मरतबा वो गिरते गिरते बची। उसने कई मरतबा तारिक से हाथ छुड़ाना चाहा मगर कामयाब ना हो सकी। तारिक उसे ढुलान पर घसीटता चला जा रहा था। चंद मिनट बाद ही वो बस्ती के सामने पहुंच गए। तारिक इस तरह बस्ती के जले हुए मकानों और मलबे की तरफ देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो। वो बल्कि झपकना भूल गया। नजरें जैसे पथरा गईं। नीलम उसका बाजू पकड़े उसके साथ लगी खड़ी थी। ये सब क्या हुआ तारिक? नीलम के होंठों से सरगोशी निकल गई। तारिक जैसे होश में आ गया। वो नीलम से अपना हाथ छुड़ाकर शहराज बाबा के मकान की तरफ दौड़ा। चला हुआ मकान था। 3 कमरों की छतें गिर गई थी। एक एक चीज जलकर राख हो गई थी। कुछ भी नहीं बचा था। उसके साथ 3 मकान और जले हुए थे, जबकि बाकी 2 मकान इस तरह मलबे का ढेर बने हुए थे जैसे उन पर बुलडोजर चला दिया गया हो। जले हुए मकानों को देखकर तारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह अफसोसनाक वाकया चंद रोज पहले ही पेश आया था। जली हुई लकड़ी की बू अभी तक महसूस हो रही थी। तारिक बस्ती के तमाम मकानों में घूमता रहा। उसे मकानों में घूमते हुए कुछ सोख्ता ढांचे भी नजर आए। तारिक का दिल उछलकर खल्क में आ गया। भारतीय भेड़ियों ने उन सबको जिंदा जला दिया था। तारिक की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। मुझे अफसोस है तारिक,
नीलम उसे बाजू से पकड़कर दरख्तों के झुंड में ले गई। अफसोस के सिवा और किया भी क्या जा सकता है, तारिक ने जवाब दिया। पूरी वादी में जुल्म और बर्बरियत की ये दास्तानें दोहराई जा रही हैं और हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। दरख्तों के झुंड में एक छलंगा सी चारपाई पड़ी हुई थी, वो दोनों उस पर बैठ गए। तारिक जले हुए मकानों की तरफ देखते हुए बार बार ये सोच रहा था कि इस बस्ती पर हमला करने के लिए हिंदू बेड़ियों ने रूशा का क्या हशर किया होगा। उन्हें वहां बैठे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। नीलम ने वापस चलने के लिए कहा, मगर तारिक इस तरह बैठा रहा जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। आधा घंटा मजीद गुजर गया और फिर अचानक नीलम एक आदमी को अपनी तरफ आते देखकर चौंक गई। वो बूढ़ा आदमी था, दाढ़ी और लिबास से वो कोई मुसलमान ही लगता था। सर पर गर्म टोपी थी। नीलम ने तारिक के कंधे को झुंझोड़कर उस आदमी की तरफ मुतवज्जो किया तो तारिक एक झटके से चारपाई से उठ गया और तेज कदमों से चलता उस बूढ़े के पास पहुंच गया। वो बूढ़ा भी शहराज बाबा की इस बस्ती का रहने वाला था। 4.5 साल कबल दिल्ली जाने से पहले तारिक जब 1-2 दिन उस बस्ती में ठहरा तो इस बूढ़े से भी तारिक की मुलाकात हुई थी। शम्मस बाबा, ये क्या हो गया? ये सब कुछ कैसे हो गया? शहराज बाबा और रूशा, मेरे साथ आओ, मेरे झोंपड़े में आराम से बैठकर बात करेंगे। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम लोगों को चट्टान पर से आते हुए देख लिया था। तुम लोगों ने शायद कुछ खाया भी नहीं है। आओ मेरे झोंपड़े में चलाओ, आओ बेटी। उसने नीलम को इशारा किया। वो लोग नदी की तरफ चल पड़े। नदी के करीब ही एक टीले के पीछे घास फूस का एक झोंपड़ा था। वहाँ एक 1.5 उम्र औरत और 7-8 साल की उम्र का एक बच्चा भी था। उस औरत को भी तारिक ने पहचान लिया, ये शम्मस बाबा की बीवी थी। झोंपड़े से कुछ आगे भेड़ें चल रही थी। बाग भरी, इनको कुछ खाने को दो, भूखे बैठे थे वहाँ। शम्मस बाबा ने अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा। भेड़ के भुने हुए गोश्त के सिवा कुछ नहीं था। बाग भरी ने वही उनके सामने रख दिया। तारिक का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर बूढ़े के इसरार पर उसने गोश्त के चंद टुकड़े खा लिए। ये सब कुछ कैसे हुआ शम्मस बाबा? तारिक ने पूछा। यह आज से 15 दिन पहले की बात है पुत्र, शम्मस बाबा ने कहा। लिबरेशन फ्रंट के 4 मुजाहिदीन यहाँ आए थे। दूसरे दिन डोडा जाने वाले थे। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों से मुजाहिदीन डोडा के करीब जमा हो रहे थे, जहाँ वो भारतीय फौज के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने वाले थे। वो मुजाहिदीन दोपहर के बाद यहाँ पहुंचे थे। उस वक्त मैं अपनी बीवी और पोते के साथ जम्मू जाने वाला था। दूसरे दिन जब मैं वापस पहुंचा तो ये बस्ती इस हालत में थी। जले हुए मकानों से धुआं उठ रहा था। मुझे कई लाशें जली हुई नजर आईं। वो रात हमने यहीं बैठकर रोते हुए गुजारी। मेरा ख्याल था कि बस्ती का कोई आदमी अगर जान बचाकर भाग गया था तो शायद वापस आ जाए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। सबको खत्म कर दिया गया था। 3 लाशें मुझे जहाँ पड़ी हुई मिली थी, उनके जिस्म गोलियों से छिलनी थे। मैंने अपनी बीवी की मदद से उन्हें दफन कर दिया। उस जगह उनकी कब्रें हैं। शम्मस बाबा ने नदी की तरफ इशारा किया। दूसरे दिन सड़क के साथ बने हुए होटल वाला हिंदू बसंत राम यहाँ आया। उसने बताया कि फौजी रूशा और बस्ती की 2 और लड़कियों को अपने साथ ले गए थे। उन्होंने फ्रंट के एक मुजाहिद को भी पकड़ लिया, जबकि एक मारा गया था और 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मुजाहिदीन को पनाह देने के जुर्म में इस बस्ती को जलाकर राख कर दिया गया और इसके बासियों को गोलियों से भून डाला गया या जिंदा जला दिया गया। वो फौजी उस मुजाहिद और रूशा वगैरह को कहाँ ले गए थे? तारिक ने पूछा। कुछ पता नहीं, बूढ़े ने रोते हुए नफी में सारी ला दिया। तारिक की रगों में खून खोल रहा था। वो खामोशी से आंसू बहाता रहा। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। अचानक फजा में गुर्र गुर्र की आवाज सुनाई देने लगी। ये कभी बहुत दूर से आती हुई महसूस होती और कभी करीब से। तारिक को समझने में देर न लगी कि ये गाड़ी की आवाज थी। गाड़ी की आवाज सुनकर बूढ़े की पेशानी पर भी सलवटें उभर आईं। वो वहां से उठकर दौड़ता हुआ टीले पर चढ़ गया और फिर बड़ी तेजी से वापस भी आ गया। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। फौजी जीप है, इसी तरफ आ रही है। फौजी जीप है, इसी तरफ आ रही है। तुम लोग छुप जाओ, मेरे साथ आओ, जल्दी करो, बूढ़े ने कहा। वो दोनों उठकर बूढ़े के साथ दौड़ पड़े। नदी के किनारे एक चट्टान में गार सा बना हुआ था। गार के अंदर पानी भरा हुआ था। उस गार की तवालत का कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी सतह तकरीबन 2 फुट ऊपर एक चट्टानी शेल्फ सा बना हुआ था जो अंदर दूर तक चला गया था। तारिक पानी में दाखिल होकर उस शेल्फ पर चढ़ गया। फिर उसने नीलम को भी ऊपर खींच दिया। बूढ़ा झोंपड़े की तरफ वापस चला गया। 15 मिनट गुजर गए। जीप के इंजन की गुर्र गुर्र की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर ये आवाज बंद हो गई। जीप गालबन झोंपड़े के करीब आ रुकी थी। कुछ ही देर बाद पहले चीखों की आवाज उभरी। फायरिंग की आवाज सुनाई दी। चीखों की आवाज फायरिंग की आवाज में दब कर रह गई। तारिक ने नीलम को शेल्फ पर कदरे पीछे धकेल दिया और खुद किनारे पर सीने के बल लेट गया। उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। कुछ ही देर बाद बारीक कदमों की आवाज इन चट्टानों के दहाने पर आकर रुक गई। तुम इस गार के अंदर जाकर देखो। इस गार के सिवा छुपने की और कोई जगह नहीं है। एक भारी आवाज सुनाई दी। लेकिन इस गार में तो पानी भरा हुआ है। दूसरी आवाज सुनाई दी। वो गालबन फरहान था। पानी ज्यादा गहरा नहीं है। 10 कदम अंदर जाकर देख लो। अगर वो काबू में आ गए तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम जानते हो ना कि हर कश्मीरी दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत हिंद की तरफ से इनाम मुकर्रर है। ये इनाम तुम्ही को मिलेगा। अंदर जाओ, ये टार्च ले लो, पहली आवाज ने कहा। चंद सेकंड खामोशी रही और फिर शड़प शड़प की आवाज सुनाई देने लगी। तारिक को ये समझने में देर न लगी कि फरहान गार में दाखिल हो रहा था। वो शेल्फ के किनारे से खिसक कर नीलम के करीब पहुंच गया। नीलम खौफ के बायस होले होले कपकपा रही थी। अचानक गार फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। तारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए नीलम के मुंह पर हाथ रख दिया। फरहान ने गालबन हिफ्ज़े मां तकद्दम के तौर पर गार में सब मशीन गन का ब्रेस्ट मारा था।
اس کے ساتھ ہی غار میں مدھم سی روشنی پھیل گئی اور شڑب شڑب کی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی۔ فرحان آگے بڑھ رہا تھا۔ طارق ایک بار پھر بڑی احتیاط سے سینے کے بل رینگتا ہوا شیلف کے کنارے پر پہنچ گیا۔ فرحان ان سے 2 قدم آگے نکل چکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سب مشین گن تان رکھی تھی اور ٹارچ بغل میں دبی ہوئی تھی۔ اس جگہ پانی پنڈلیوں سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ طارق اپنی جگہ سے آگے سرک گیا۔ فرحان ان کے عین سامنے کھڑا تھا اور پھر طارق نے اچانک ہی فرحان پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا ایک ہاتھ فرحان کے منہ پر اور دوسرا سب مشین گن پر پڑا تھا۔ فرحان کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ وہ بری طرح بدحواس ہو گیا۔ طارق نے اس کے ہاتھ سے سب مشین گن چھین کر چٹانی شیلف پر ڈال دی اور فرحان کی گردن دبوچ کر اسے نیچے گرا لیا۔ فرحان کا سر پانی میں ڈوب گیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا مگر طارق نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی مزاحمت ختم نہیں ہوگی۔ فرحان کو پانی میں چھوڑ کر طارق نے شیلف پر سے سب مشین گن اٹھائی اور غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ غار میں تاریکی تھی مگر باہر ہلکی سی روشنی تھی۔ باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے مگر وہ باہر والوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 3 آدمی تھے جو غار سے چند گز دور کھڑے تھے۔ 2 فوجی تھے جنہوں نے سب مشین گنیں سنبھال رکھی تھی اور تیسرا دھوتی کرتے میں تھا۔ کرتے پر اس نے نیلے رنگ کا لمبا سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ طارق نے اسے پہچان لیا۔ وہ سڑک کے کنارے پر واقع اس چھوٹے سے ہوٹل کا ہندو مالک تھا جہاں صبح طارق اور نیلم بس سے اترے تھے۔ طارق کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ فوجیوں کو یہاں لانے والا وہی تھا۔ طارق چند قدم اور آگے آ گیا۔ اب وہ تینوں اس کی زد میں تھے۔ اس نے سب مشین گن سیدھی کی اور ٹائگر کھینچ لیا۔ دونوں فوجیوں اور دھوتی والے ہندو کی کھوپڑیاں اڑ گئی۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گئے۔ طارق تیزی سے غار سے باہر آ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے نیلم کو آواز دے کر بلا لیا۔ جب وہ جھونپڑے کے قریب پہنچے تو نیلم کے خلق سے بے اختیار خوفناک چیخ نکل گئی۔ جھونپڑے کے سامنے بوڑھے شمس بابا اور اس کی بیوی بھاگ بھری اور پوتے کی خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ طارق پر بھی سکتا سا طاری ہو گیا۔ ان تینوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی۔ ان بھارتی فوجیوں کو ان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ طارق کو جھونپڑے کے پچھلی طرف سے ایک کدال مل گئی۔ اس نے ندی کے کنارے نرم جگہ زمین کھودنا شروع کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ خاصا گہرا کھڈا کھود چکا تھا۔ اس نے نیلم کی مدد سے شمس بابا بھاگ بھری اور ان کے پوتے کی لاش گڑھے میں ڈال کر دفنا دی۔ وہ نکل کے یہی کر سکتے تھے۔ انہیں دفنانے کے بعد طارق غار کے سامنے بھارتی فوجیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے ان دونوں فوجیوں کی وردیاں اتار لیں اور ان کی برہنہ لاشیں وہیں چھوڑ کر جھونپڑے کے پاس آ گیا۔ حیرت انگیز طور پر وردیوں پر خون کا کوئی دھبا نہیں تھا۔ اس نے ایک وردی نیلم کی طرف بڑھا دی۔ جھونپڑے میں جا کر یہ وردی پہن لو۔ ہم تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس فوجی جیپ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیلم اس کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے جھونپڑے میں گھس کر اپنے لباس کے اوپر ہی وہ فوجی وردی اس طرح پہنی کہ اس کا لباس تقریباً چھپ کر رہ گیا۔ یونیفارم پر فوجی جیکٹ کی وجہ سے اس کے سینے کے ابار بھی کسی حد تک دب گئے تھے۔ بالوں کو سمیٹ کر اس نے ٹوپی میں چھپا لی ہے۔ طارق بھی اسی دوران آڑ میں ہو کر دوسرے فوجی کی وردی پہن چکا تھا۔ اس نے بھی وردی لباس کے اوپر ہی پہنی تھی۔ وہ تیار ہو کر جیپ میں سوار ہو گئے۔ کیا یہ لاشیں یہیں پڑی رہیں گی؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، انہیں کتوں اور بیڑیوں کی خوراک بننے دو، طارق نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے ڈیش بورڈ کے خانے میں ہاتھ ڈال کر کچھ کاغذات نکال لیے اور ہیڈ لائٹ روشن کر کے نیچے اتر آیا۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں اس نے کاغذات کا جائزہ لیا جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ پیٹرولنگ جیپ تھی جو جموں سے اودھمپور کے درمیان ہوتی رہتی تھی۔ اس جیپ کا تعلق جموں کے ایک فوجی یونٹ سے تھا۔ جن فوجیوں کی وردیاں انہوں نے پہنی تھی ان کی جیپوں میں ان کی پاس بکس بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں پاس بکس کا جائزہ بھی لیا۔ پھر اس نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے انجن سٹارٹ کر دیا۔ نیلم نے دونوں فوجیوں کی سب مشین گنیں بھی اٹھا کر جیپ میں رکھ لی۔ پہاڑیوں سے نکل کر وہ پکی سڑک کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن طارق نے سڑک پر پہنچنے کے لیے انجیروں کے باغ والا راستہ اختیار کرنے کی بجائے جیپ کو ایک اور کچے راستے پر موڑ دیا۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ٹیلوں میں ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد جب وہ پختہ سڑک پر پہنچے تو ہندو کے اس ہوٹل سے کئی میل دور نکل چکے تھے۔ سڑک پر پہنچتے ہی طارق نے جیپ کا رخ اودھمپور کی طرف موڑ دیا۔ اودھمپور تک راستے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ شہر سے تقریباً 2 میل دور طارق نے جیپ روک لی۔ آگے ایک چیک پوسٹ تھی اور طارق جانتا تھا اس چیک پوسٹ پر بڑی سخت چیکنگ ہوتی تھی۔ وہ اگرچہ فوجی جیپ میں تھے اور فوجی وردی میں تھے، لیکن معمولی سی بات انہیں موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ طارق دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یکایک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور وہ گہری نظروں سے نیلم کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ نیلم نے پوچھا۔ کپڑے اتار دو، طارق بولا۔ کیا بک رہے ہو؟ نیلم بد حواس ہوگی۔ میرا مطلب ہے یہ فوجی وردی اتار دو۔ چیک پوسٹ سے گزرنے کی ایک وجہ میرے ذہن میں آئی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، طارق نے کہا۔ نیلم پوری طرح اس کا مطلب نہیں سمجھ سکی، لیکن اس نے بہرحال طارق کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فوجی وردی اتار دی۔ وردی کے نیچے اس کا اپنا لباس موجود تھا۔ طارق نے فوجی وردی جیپ کی سیٹ کے نیچے چھپا دی اور ایک بار پھر نیلم کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میرے یہ کپڑے بھی اتروانا چاہتے ہو؟ نیلم نے اسے گھورا۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر تم خود کپڑے نہیں اتارو گی تو یہ کام مجبوراً مجھے خود کرنا پڑے گا، طارق بولا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ نیلم گھرائی۔ یہی سمجھ لو، طارق کہتے ہوئے اچانک ہی نیلم پر جھپٹ پڑا۔
नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी मगर तारक पर जैसे जुनून सा तारी हो चुका था। वो नीलम का लिबास नोच रहा था। नीलम ने उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की। तारक का हाथ उसके गिरेबान पर था। एक जोरदार झटका लगने से नीलम की कमीज सामने से फट गई और फिर दूसरे लम्हे नीलम का एक कंधा भी बरना हो गया। नीलम अपने आप को बचाने की जिद्दोजहद कर रही थी। उसने तारक का मुंह नोच लिया। उसके तेज नाखूनों ने तारक के चेहरे पर कई खराशें डाल दी जिनसे खून रिसने लगा। अपने आप को बचाने की कोशिश में नीलम के मुंह से हल्की हल्की चीखें भी निकल रही थी। इस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि शायद तारक का दिमाग खराब हो गया था। दिल्ली से रवाना होने के बाद से ऐसे कई मौके आए थे जब तारक अगर चाहता तो नहायत आसानी से अपनी हवस की प्यास बुझा सकता था, लेकिन 3 मौके तो ऐसे भी आए कि वो एक ही कमरे में सोए थे, लेकिन तारक ने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। लेकिन इस वक्त तो शायद तारक का दिमाग ही खराब हो गया था और फिर यकायक तारक ने उसे छोड़ दिया। नीलम ने जीप से छलांग लगाने की कोशिश की लेकिन तारक ने उसे पकड़ लिया। आराम से बैठी रहो, हम आगे चल रहे हैं। तारक का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। नीलम ने एक बार फिर चौंक कर उसकी तरफ देखा। तारक का अंदाज ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या हरकत थी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। नीलम ने उसे घूरा और फटी हुई कमीज समेट कर अपनी बरनगी छुपाने की कोशिश करने लगी। ये बहुत जरूरी था। तारक चेहरे पर खराशों से रिश्ता हुआ खून पूंछते हुए बोला, मैंने जो स्कीम सोची उसके लिए ये बहुत जरूरी था। मेरे कहने पर तुम अपने कपड़े तो फाड़ देती मगर ये सब कुछ ना होता। उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। स्कीम? कैसी स्कीम? नीलम ने उसे घूरा। तारक चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसे अपनी स्कीम समझाने लगा। नीलम के होंठों पर बेइख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।